हम अपना ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 12 सालों से अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हम हर तरह के जुर्म को बेनकाब करते आए। हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए हर उस चीज की निशानदही कानून नाफिज करने वाले इदारों को कराएं जिससे आवाम परेशान है, और जिस मसले पर वो आवाज बुलंद नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिन पर बात करने से हम कतराते और घबराते हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि इन मामलात पे बात ना कर कर नौबत आज यहां तक आ पहुंची। इस माशरे में हम जहां रह रहे हैं वहां पहले खवातीन की इज्जत महफूज नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा होने लगा है कि शायद अगर आसमान के बस में होता तो वो ऐसे दरिंदों पे टूट गिरता और जमीन इन भेड़ियों को अपने अंदर समाकर कुचल देती। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों के साथ बदतेली और जाती की। पुलिस के मुताबिक जिला उकाड़ा में 2010 से 2018 तक सेक्शन 377 के तहत बच्चों के साथ बदतेली के 432 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मासूम जैनब का सानिया जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया, इस साने से हर दिल अफसरदा और हर आंख अशबार थी। अभी कौम जैनब के साने के गम को भूली भी नहीं थी कि शहर कायद में नन्ही मरवा के साथ एक ऐसा ही केस सामने आया जिसे जिनसी जाति के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ऐसे बहुत से वाकयात पाकिस्तान की तारीख में दर्ज हैं। मुलजिम अगर पकड़े भी जाते हैं तो इंसाफ मिलने में इतनी देर क्यों लगती है? क्या इस आजाद रियासत में हमारे बच्चे महफूज नहीं? कौन करेगा इनका तहफ्फुज? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात एकदम नहीं होते। ये कोई पहला वाकया नहीं जिसे हम कवर कर रहे हैं। जब भी इन वाकयात के बारे में सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैनब हो या मरवा, नाम बदलते हैं और फूल मसलते रहते हैं। अगस्त 2015 में कसूर में एक वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। आइए आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। ऐसी खबर जिसने न सिर्फ टीम टारगेट को हिला के रख दिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को इस साने ने झंझोड़ के रख दिया। मासूम बच्चों के साथ जाती और फिर इन्हें ब्लैकमेल करके ना जाने क्या क्या करवाया जा रहा है। इस खबर के साथ ही टीम टारगेट ने अपने सफर का आगाज किया कराची से कसूर की जानिब। कसूर के इलाके हुसैन खान वाला में यह वाकया पेश आया। वहां पहुंचे तो मंजर कुछ और था। हर तरफ टीवी चैनल्स की डीएसएनजियां मौजूद थी, पुलिस की एक बहारी नफरी मौजूद थी। फिर पता चला कि वहां पर आईजी साहब आने वाले हैं। हमने सोचा कि इब्तिदा पुलिस से की जाए क्योंकि वो ही हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर सकती है। इतनी देर में हमारी नजर वहां के डीपीओ पर पड़ी जिससे हमने बात करना चाही, जिस पर उन्होंने हमसे माजरत कर ली और आगे बढ़ गए। थोड़ा सा मौका दे दें आप अपने अटेंड करना जी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर ये वाकया जो था ये तकरीबन 2009 से ये इस तरह की चीजें यहाँ पे चल रही थी और 2009 से इस तरह के वाकयात जो है वो पेश आ रहे थे। जब कंप्लेन की गई तो हमारी जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि जब कंप्लेन की गई तो पुलिस के पास जब गए तो उन्होंने ना सिर्फ उन्हें भगा दिया बल्कि इनफैक्ट जो लोग इस काम में मुलव्वस थे उनको उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसके बाद से जो है वो उनमें खौफ व हरास फैल गया। फिर बहरहाल जब से ये चीज मीडिया पर आई उसके बाद एक बड़ी हाईलाइट हो गई और उसके बाद अब यहाँ पर सारे लोग आना शुरू हुए। यहाँ पे जब ये काम होता रहा तो हमारे मतलब गांव के जो मोहतबर लोग हैं उनके बच्चे भी कुछ शामिल हैं, तो यहाँ पे बच्चों को लेके जाते रहे, वहाँ पे ड्रग मतलब पिला के या इंजेक्शन लगवा के सब कुछ वहाँ पे करवाते रहे। ये वो नशा आवर टीके हैं, ये वो नशा आवर चीजें हैं जो बच्चों को यहाँ पर लाके दी जाती थी। आप ये देख सकते हैं, ये वो कुआं है जहाँ पर ये लोग लाकर बच्चों को क्या किया करते थे, मुझे कौन बताता? रस्से से लटकाते थे। ये जलाकर वीडियो बनाई जाती थी। ये जलाकर अगर एचडी या पिन कैमरा ना होता मोबाइल साइड पे रखकर ये स्क्रीन जलाकर ये फ्लैश लाइट है, ये सिंगल है, इसके साथ बच्चों को बांधा जाता था इसके साथ और उनके साथ ज्यादती की जाती थी।
के सारे वो बच्चे थे जो आईजी साहब से मिलने आए थे जिनकी नहीं सुनी गई, जो बेचारे बैठे थे और किसी मुझसे इन्होंने बात करने से मना कर दिया था काफी देर की यकीन दहानी के बाद, और ये इस तरह इनके अंदर खौफ है। आप लोगों के घर वालों को धमकियां मिल रही है? जी सब जी, यहाँ तक कि जब हम FIR लेके थाना गंडा सिंह गए तो वहाँ का SHO हमारी वीडियो बनाकर उनको देता था। बच्चों से बातचीत करने के बाद हमें सारा माजरा साफ साफ नजर आ रहा था। ये था सानिया कसूर, लेकिन कानून उस वक्त भी हरकत में ना आया। अफसोस की बात यह थी कि बच्चों के साथ बदतमीजी की जा रही थी और उसकी वीडियो बनाई जा रही थी। पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कतरा रही थी क्योंकि उनके पास कोई जवाब ना था। लेकिन ये वाकयात रुकते ना रहे। FIA साइबर क्राइम कराची ने एक बड़े गिरोह को बेनकाब किया। आज के दौर में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, गाड़ी चाहिए हो या मकान, हर चीज आपको बआसानी मिल जाती है, मगर यहाँ एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जो आवाम को लूटने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। माजी में हम आपको इसकी हकीकत भी दिखा चुके हैं, मगर सोशल मीडिया के जरिए अब तो जाली जॉब भी ऑफर की जाती हैं, जिस पर ज्यादातर नौजवान ही मुतासर होकर अप्लाई करते हैं और फिर इन्हें बुलाकर इनके साथ क्या किया जाता है इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नई नई पेजेस के ऊपर जो है वो जॉब्स के जो है इश्तिहार दिए जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले उनकी वेबसाइट को देखा जाए, उनके रिव्यूज पढ़े जाएं। समाजी राब्तों की वेबसाइट के ऊपर सबसे बेहतरीन तरीका है उनके रिव्यूज के जरिए से पता चल जाता है कि वो जालसाज हैं, उनकी क्या वर्थ है, और बच्चा जब वहां जाएगा तो कुछ सीख भी पाएगा या नहीं सीख पाएगा। बहुत सी ऐसी जॉब होती हैं जिसमें बच्चे का किरदार जो है वो मनफी हो जाता है। और फिर निशान ने जबरदस्ती मेरा रेप किया। तुम गलत काम कर रहे थे, ये वीडियो बना रहा था। जी, हम अपने दफ्तर में मौजूद थे, एक ऐसी खबर जिसने हमें चौंका के रख दिया। FIA साइबर क्राइम कराची ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा जो सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देके कम उम्र लड़कों को बुलाता था और फिर इन्हें अपनी जाति का निशाना बनाकर इनकी वीडियो बनाते थे। इसी सिलसिले में हमने राब्ता किया FIA साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्लाह खुरेजो साहब का और इस केस की मजीद तफसीलात आवाम तक पहुंचाने का फैसला किया। सबसे पहले आपको मुतासरा बच्चे का बयान सुनवाते हैं। मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 महीने पहले फेसबुक पर कराची कॉल सेंटर के नाम से एक लिंक देखा। जब इस लिंक को खोला तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 80 लोग थे, तो मैंने भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम सलमान गुल था, इसने मुझसे राब्ता करके मुझे कॉल सेंटर की जॉब ऑफर की। ये मुझे मिलना चाहता था ताकि मुझे जॉब के हवाले से तफसीलात बता सके। ये मुझसे 2 दफा मिला और एक ही टॉपिक पर बात करता रहा और 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये मुझे शायद बेवकूफ बना रहा है और इसके बाद कोई जॉब नहीं है। मैंने इससे कंफर्म किया कि भाई मेरा टाइम जाया नहीं करो, तुम्हारे पास जॉब है तो मुझे बता दो, नहीं है तो नहीं बता दो। तो फिर ये मुझे अपने साथ एक फ्लैट पर लेकर गया और कहा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारा इंटरव्यू करेगा। जैसे मैं इस घर में गया तो यहाँ पर एक जिशान नामी शख्स पहले से ही मौजूद था और फिर जिशान ने जबरदस्ती मेरा रेप किया और सलमान इस वाक़े की पूरी वीडियो बनाता रहा और असले के जोर पर मुझसे ये सब करवाता रहा। इसके बाद सलमान ने भी मेरे साथ यही अमल किया और फिर जिशान ने मेरा मोबाइल लेकर इसमें से सारा डाटा डिलीट कर दिया कि मैं इनसे कब मिला, क्या डिटेल्स थी, और मेरे मोबाइल की सिम भी तोड़ दी और मुझे रात को 4 बजे छोड़ा। कुछ टाइम गुजरने के बाद मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारी एक फाहिश वीडियो सलमान नामी शख्स ने शेयर की है। फिर सलमान ने मुझसे राब्ता किया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर दोबारा वही एक्टिविटी मैंने उसके साथ नहीं की तो ये मेरी वीडियो वायरल कर देगा, मेरे दोस्तों में पहुंचा देगा, मेरे घर वालों तक पहुंचा देगा। हमने रुख किया कराची में वाक़ साइबर क्राइम के ऑफिस का, जहां इन मुलजमान को रखा गया था। जी नाज़रीन, कराची में पेश आने वाला वाकया और ज़ाहिर उस वाक़े ने जहाँ पे पूरे मीडिया को और लोगों को परेशान करके रख दिया वो ये है कि हम बात कर रहे होते हैं कि जी अपनी बच्चियों को बचाओ, अपने घर में लड़कियों को बचाओ। यहाँ तो लड़कों की इज्जत भी महफूज नहीं है और जो आपने केस देखा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से कंप्लेंट भी आया, उसके अलावा भी ये वो मुलजमान हैं और इन्होंने जो है ये हरकत की। इनसे बात करते हैं। जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो एक गैर इखलाकी एप्लीकेशन का हवाला देकर कहने लगे कि इसे तो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। क्या नाम? रियाज। रियाज क्या करते हो? मैं एसी का काम करता हूँ। एसी का काम करते हो? क्या कारनामा किया भाई? सर ये ऐप से वो चलाते हैं। अच्छा। उसके ऊपर हम नहीं, दुनिया चला रही है। कौन सी ऐप है? ऐप से। अच्छा, इस ऐप पे आप भी हो? बिल्कुल। क्या होता है इस ऐप पे? इस पे सब उल्टे सीधे काम होते हैं।
उल्टे सीधे काम होता है। तो तुम लोग भी उस ऐप पर आ गए, तुमने कहा हम भी उल्टे सीधे काम कर लें। गैर इखलाकी वीडियो वायरल होने के बाद इस शख्स का कहना था कि इसने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो लड़का जो था उसकी वीडियो क्यों बनाई थी? उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। वीडियो आ गई, देख ली हम लोगों ने, वीडियो हमने देख ली है, वीडियो में तुम भी हो। अब ये बताओ वीडियो बनाई क्यों, किस खुशी में बनाई? उसकी वीडियो बनी है लेकिन नहीं, किसने बनाई? तुम दोनों ही थे ना, वो घर भी तुम्हारा था, वो फ्लैट भी तुम्हारा था, जब सारी जगहें तुम्हारी थी तो इसने बनाई या तुमने बनाई? ये बताओ। ऐसी ऐप चल रही है, तुम लोग उस पर इस्तेमाल कर रहे हो। दुनिया इस्तेमाल कर रही है। दुनिया नहीं कर रही भाई, हम नहीं कर रहे। ऐसे दुनिया को गंदा मत करो कि पूरी दुनिया कर रही है। अपनी बात करो, बोलो मैं कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जीशान। ये कौन है तुम्हारा? पड़ोसी था हमारा। पड़ोसी था, बचपन से दोस्त हो? दोस्त नहीं सर, बड़े मतलब बड़े हैं ये तुम्हारे? जी। बहुत अच्छी तलकीन देते हैं तुम्हें। जी सर। तुम भी उस ऐप पर हो? नहीं सर। फिर तुम्हें कैसे उस लड़के से कैसे मुलाकात हुई? सर उस दिन ये मेरी बाइक थी, मेरी बाइक लेके गया था उसको लेने के लिए। दूसरे शख्स ने इस बात का एतराफ किया कि ये जो शख्स मुकर रहा है किसी ने इस लड़के की वीडियो बनाई थी। और उसी दिन मतलब वही हुआ जो वीडियो वगैरह बनी है। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? इसने बनाई थी ना? तो बोल रहे मैंने बनाई नहीं है। मोबाइल मेरा था सर। मोबाइल तुम्हारा था, वीडियो उसने बनाई थी। फिर वीडियो बना के वायरल किसने करी? वायरल नहीं की सर। ऐसी हवा में निकल गई वो? पता नहीं सर, मैंने डिलीट कर दी थी, पता नहीं वायरल निकल कैसे गई? सबके हर किसी के मोबाइल में आ गई वो? पता नहीं सर। ये अच्छी 16 साल का लड़का था, 15 साल का लड़का था, तुम्हें कुछ शर्म आई, कुछ है आई? किसी का बच्चा है। तो ये जो बात होती थी कि नौकरी के जाते देके किसी को गिफ्ट के नाम पे बुलाते थे, इसके नाम पे बुलाते थे। कोई भी नहीं, मैं ना उस लड़के को भी नहीं जानता हूँ। मेरा मुझे गिफ्ट के नाम पे बुलाना बोलना होता तो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस लड़के का बयान है जी, कॉल सेंटर का कह के बुलाया था। नहीं सर, मेरी बात ही नहीं हुई उससे आज तक। आज तक हुई नहीं है बात? एक दफा हुई थी। तो तुम्हारा मोबाइल लेके चला गया था जब वीडियो बन रही थी, तो वहां मौजूद थे? जी सर। तुम गलत काम कर रहे थे, ये वीडियो बना रहा था? जी। तो तुमने उसका ख्याल नहीं है वीडियो क्यों बना रहा? सर मैंने ही बोला था। तुमने बोला था वीडियो बनाओ, और फिर उसके बाद ऐप पे जब भेजते हो वीडियो? नहीं सर, वो कह रहा है मैं ऐप पर हूँ, तुम ऐप पे नहीं हो? नहीं सर। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये भी इस नेटवर्क का एक खास कारिंदा है और इस घिनौने काम में बराबर का शरीक। क्या नाम है? इख्तियार। क्या करते हो तुम? होटल में काम करता। होटल काम करता हूँ। मोबाइल में बच्चों की मूवीज रखते हो? है सर एक आध वीडियो खुद ही वो लड़के भेज देते हैं। कौन लड़के? तुम भी ऐप पर हो? नहीं। फिर मतलब ये वही फेसबुक से लड़के भेज देते हैं, तो 2 नंबर जो होते हैं। 2 नंबर होते हैं जो सारे तुम्हें क्यों भेजते हैं? सर सारे तो नहीं, एक आध था, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक कर दिया? जी हाँ। इस केस के तफ्तीशी अफसर मुमताज साहब ने हमें बताया कि ये शख्स वीडियो भी बनाता है और इसे शेयर भी करता है। मुमताज साहब जरा सा इसका रोल भी बयान कीजिएगा, ये बड़ा मासूम सा इंसान है, इसका रोल भी बयान करें। इनका रोल जो है हमें अभी और डिग आउट करना है। इनका रिमांड हमें आज ही मिला है फाजिल अदालत से। इनकी मोबाइल से हमें कुछ गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं और हमें शक है कि ये भी इस काम में इन्वॉल्व हैं कि बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकतों में, और ये वीडियो बनाते भी हैं और शेयर भी करते हैं। अब तो इस शख्स ने तफ्तीशी अफसर को ही जुटलाना शुरू कर दिया। अच्छा तुम्हारे होटल पे क्या बातें होती थी बैठ गई? तुम्हें नहीं दिख रहा होता था? नहीं सर, ये आदत ये लोग आते थे तुम्हारे होटल पे? सर ये सामने रहते हैं हमारे होटल पे, तो मल्ले का होटल है, फिर तो लोग आएंगे ना। अच्छा मोहल्ले का होटल है, तुम आएंगे? लोग बैठेंगे। ये था कोई जो ये बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा बैठ के ये लोग अच्छा तुम्हारे मोबाइल में से लड़कों की गंदी वीडियोस निकल रही हैं, बोल रहे हो गलत बता रहे हैं। यहाँ एक और इंकिशाफ भी हुआ कि ये शख्स बोर्ड से बच्चे बुलाकर इनके साथ बदफेली किया करता था। एक बोर्ड है आपकी रिहायश से? जी जी। उधर से बच्चे लाते थे आप? जी हाँ मोहतरम, मैं वही बच्चे लाते थे? हाँ बिल्कुल बदसलूकी होती थी? जी हाँ, 2018 से पहले की बात है। हो रही थी? जी हाँ। इनको याद नहीं है सर, डेट और टाइम भी इनको याद है? क्योंकि उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद शादी होगी तो उसके बाद मैंने। तो शादी से पहले ही गलत काम करोगे क्या? नहीं बिल्कुल तुम बच्चों को लाके उनके साथ गलत काम कर रहे हो, बदफेली कर रहे हो। और वीडियो कॉल भी चलती थी आपकी? हाँ बोलो। हाँ डिपेंडेबल होता वो तो, डिपेंडेबल कि भाई वो लड़का कैसे वो करता है ना, वो तो खुद ही वो करते थे। हो रही थी ना? जी हाँ। मुझे इनकी हरकतें देख के उल्टियां आ रही थी, मैं चीजें देख नहीं पा रहा हूँ। इसने इस बच्चे को ऐसा लिया है तो मेरा शक भी नहीं था कि इसके अंदर बच्चा, हम तो जिंदा बच्चे के पीछे घूम रहे हैं। इसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स ने वीडियो बनाने का एतराफ कर लिया। अच्छा अभी तुम ये बताओ, वीडियो तुम्हारे दोस्त ने बताया है कि तुम बना रहे थे, तो बना रहे? सर बिल्कुल उसने कहा मैंने बनाई सर। ऐसी
गैर अखलाकी हरकतों की वीडियो बनाना, रखना और शेयर करना जुर्म है। आप इन तीनों चीजों में मुर्तकब हैं। जिस पुरसुकून इत्मीनान के साथ इन्होंने वीडियो बनाई है उस इत्मीनान से लग नहीं रहा कि इन्होंने पहली बार वीडियो बनाई है। अच्छा, एक हेजिटेशन होती है, आप इस तरह का घिनौना काम करने जा रहे हैं। बखुदा अगर ये मेरे डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब और हमारे एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्लाह कोरेजो साहब अगर ये केस मुझे असाइन नहीं करते तो मैं हरगिज ये केस नहीं लेता। मुझे इनकी हरकतें देख के उल्टियां आ रही थी, मैं चीजें देख नहीं पा रहा था। जब हमने इनको पकड़ा है, ये उस वक्त भी लगे हुए थे किसी बच्चे को बुलाने में। वो 10-11 का टाइम था और उससे पहले ये जो है ना वो टाइम सेट कर रहे थे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। उससे पहले ये यहाँ पे आ गए, उस बच्चे की जिंदगी बच गई। पता नहीं उसको क्या लालच दिया था, पता नहीं क्या उसको झांसा दिया था कि बच्चे भी। ये इनका इब्तिदाई बयान था। अभी इन मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिसके नतीजे में बहुत से मजीद हकाइक सामने आएंगे। इसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स ने वीडियो बनाने का एतराफ कर लिया। अच्छा, अभी तुम ये बताओ, वीडियो तुम्हारे दोस्त ने बताया है कि तुम बना रहे थे, तो बना रहे थे? सर बिल्कुल, उसने कहा मैंने बनाई सर। ऐसी गैर अखलाकी हरकतों की वीडियो बनाना, रखना और शेयर करना जुर्म है। आप इन तीनों चीजों में मुर्तकब हैं। जिस पुरसुकून इत्मीनान के साथ इन्होंने वीडियो बनाई है उस इत्मीनान से लग नहीं रहा कि इन्होंने पहली बार वीडियो बनाई है। अच्छा, एक हेजिटेशन होती है, आप इस तरह का घिनौना काम करने जा रहे हैं। बखुदा अगर ये मेरे डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब और हमारे एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्लाह कोरेजो साहब अगर ये केस मुझे असाइन नहीं करते तो मैं हरगिज ये केस नहीं लेता। मुझे इनकी हरकतें देख के उल्टियां आ रही थी, मैं चीजें देख नहीं पा रहा था। जब हमने इनको पकड़ा है, ये उस वक्त भी लगे हुए थे किसी बच्चे को बुलाने में। वो 10-11 का टाइम था और उससे पहले ये जो है ना वो टाइम सेट कर रहे थे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। उससे पहले ये यहाँ पे आ गए, उस बच्चे की जिंदगी बच गई। पता नहीं उसको क्या लालच दिया था, पता नहीं क्या उसको झांसा दिया था कि बच्चे भी। ये इनका इब्तिदाई बयान था। अभी इन मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिसके नतीजे में बहुत से मजीद हकाइक सामने आएंगे। वालिदैन जब तक अगर उनके मोबाइल को चेक एंड बैलेंस में नहीं रखेंगे उस वक्त तक वो ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपका बच्चा किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्या खुदा ना खास्ता वो अनजाने में किसी ऐसी एप्लीकेशन के साथ तो मुंसलिक नहीं होगी और जिसका उनको मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। अब वो नुकसान किसी भी सूरत में होता है, पैसों के उसमें हो सकता है, कोई इखलाकी वीडियोस के उसमें हो सकता है, पिक्चर्स के उसमें हो सकता है। जैसा कि हमने तवातर के साथ देखा पिछले वाकयात में भी कि लोगों की सेलफोन जो है हैक हो गए हैं, उनकी वीडियोज निकली हैं, उसमें से उनकी पिक्चर्स निकली हैं जिसके साथ जो है वो फोटोशॉप होकर उनके साथ क्या क्या काम हुआ है। तो बेहतर अमल ये है, इन तमाम हादसात और अफसोस से बेहतर है कि आप एहतियात करें और वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल फोन्स को देखें और उनके आइकन्स को देखें जो उनमें मौजूद होते हैं, उनके हिडन एप्लीकेशंस को भी देखें। जो पासवर्ड अगर उन्होंने लगाए हैं तो वालिदैन का काम है कि उनको चेक करें ताकि आपका बच्चा किसी मुसीबत में ना फंस सके। ये तो मुल्ज़िमान का बयान है। इनके चेहरों पे ना तो शर्मिंदगी थी और ना ही नदामत। ना जाने अब तक कितने मासूम लड़कों के साथ ये बदफेली करके उनकी वीडियो बना चुके होंगे। एक ऐसा वाकया उसके बाद हमारे सुनने में आया कि जिसे सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और हर उस शख्स की आंखों में आंसू आएंगे जो साहिबे औलाद है। कराची में वाक़ शफीक कॉलोनी में एक 7 साला बच्चा हारिस। इस बच्चे की मासूमियत आप स्क्रीन पे इन तस्वीर में मुलाहिजा फरमा सकते हैं, लेकिन इस मासूम बच्चे को 24 सितंबर को अगवा करके जाति का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। हमने मजीद तफसीलात जानने के लिए रुख किया न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में शफीक कॉलोनी का। वहां हमारी मुलाकात इलाके के कुछ लोगों और मरूम हारिस के बाप से हुई। इनका दुख देखकर बाखुदा हम भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे थे, लेकिन इनका दर्द हर वो शख्स महसूस कर सकता है जो साहिब औलाद हो। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शफीक कॉलोनी ब्लॉक 22 में मौजूद हूँ और अफसोस ये होता है कि हम ज्यादातर जो है इस तरह के वाकयात सुन रहे होते हैं
कि मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, उसके बाद उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। और ये मेरा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी मैं माजी में ऐसे बहुत से केस कवर कर चुका हूँ। और बाखुदा जब भी ऐसा कोई केस कवर करने जाता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ यूँ होती है कि जो इस तरह के दरिंदे हैं जो हमारे माशरे में घूम रहे हैं, जहाँ एक जगह हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं, वहीं अब हमारे बच्चे भी महफूज नहीं रहे, तो आया इन्हें सजा क्यों नहीं होती है इस तरह? क्यों इन्हें एक इबरत का निशान नहीं बनाया जाता है? क्यों कोई भी शख्स ऐसा करते हुए नहीं डरता है? क्योंकि हमेशा वाकयात होते हैं, हम आवाज उठाते हैं, कहीं मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जाता है तो कहीं मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है। आवाज उठाते हैं हम लोग, चलता भी है, मीडिया पे भी चलता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन बाद एक वाकया सुनने में आ जाता है। तो इस बारे में कौन सोचेगा? इनका एक 7 साल मासूम बच्चा था जिसको ज़ाती के बाद कत्ल कर दिया गया। थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। अभी भाई पहले तो बहुत अफसोस हुआ और जाहिर है एक बड़ा वाकया है। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जाहिर है जिसकी औलाद होती है, जो भी साहिब औलाद है, वो उसका दर्द समझ सकता है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था, किस तरह आपको पता लगा? मैं तो सर फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। मैं घर पे आया तो मुझे पता चल गया कि मेरा बच्चा घर में नहीं है। तो मैं घूमता रहा। बनने का मुर्गी भी घर से गायब हो जाए तो उसको एहसास होता है। ये तो फिर भी इंसान था, बच्चा था मेरा। मैं घूमता रहा, मेरे साथ और दोस्तों ने भी काफी हेल्प की। तकरीबन 12:30 बजे मुझे मेरा बच्चा मिला है। इस भाई ने देखा उसको, कातिल को। आपको किस तरह शक हुआ और किस तरह आपने किस हालत में उस बंदे को पकड़ा, किस तरह पता चला? 12:30 बजे का टाइम था। इसने इस बच्चे को ऐसा लिया है तो मेरा शक भी नहीं था कि इसके अंदर बच्चा, हम तो जिंदा बच्चे के पीछे घूम रहे हैं। उसको मैंने रोका लेकिन वो नहीं रुक रहा था। फिर मैंने जब कपड़ा उठाया उसके अंदर वही बच्चा पड़ा हुआ था। उसको होंठ है, जबान बिल्कुल काला था। उसको मैंने सवाल किया, मैंने बोला किधर से ये ला रहा है? इसके पीछे तो हम घूम रहे, थक गए सारे साथी। कह रहे थे कि गोदरे से ला। उसको मैं क्वार्टर लेके आया, इधर बिठाया। 5 सेकंड या 5 मिनट भी नहीं गुजरे, उसने एकदम बयान चेंज कर दी। बोलते ये तो गबोल्टन थाना है, उसके पीछे कीकर है, कचरा कुंडी है, बोरी के अंदर ये पड़ा हुआ। अच्छा, उसने अपना अखबार जुर्म कर लिया? वो तो साहब नाखून के निशान है। पुलिस वालों को तो उसने बताया कि मैंने इसके साथ ऐसे जुल्म किए, फिर इसका गला दबाया। यहाँ इंकिशाफ हुआ कि बच्चे के साथ जाती करने वाला शख्स इसी इलाके का रिहायशी था। मुझे भी कोई बता भी रहा था कि वो आपका किसी जमाने में पड़ोसी भी था। जी बिल्कुल था। वो उसको हम लोग खाना माना भी खिलाए थे। तो हम लोग बहुत गरीब आदमी है, अभी क्या करे, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, इंसान बनाया। सबसे पहले तो इंसानियत है, उसके बाद मुसलमान ही है। लेकिन उसमें तो वो भी नहीं था, वो तो दरिंदे से भी बदतर निकला वो। और इस वक्त जो मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, जो मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है, वो ये है कि इस ऐसे शख्स को एक इबरत बनाया जाए। इनका बच्चा भी उसी तरह उनके लिए जैसे किसी अमीर का बच्चा है, जैसे सदर पाकिस्तान का बच्चा होगा, जैसे वजीर आजम का बच्चा होगा, हर किसी का बच्चा जो है बराबर होता है। तो खुदारा इंसाफ दिया जाए और उस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनके लिए आसानी पैदा की जाए। अपनी हब्स पूरी करने के बाद कमजोर इंसान ला के इधर बच्चे को फेंकने वाला था। ये वीडियो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसे देखकर जिस वक्त मेरे जज्बात हैं कि कितनी बेगैरती, कितनी बेशर्मी आ चुकी है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जिस पर हमारे औसान कता हो गए। मासूम हारिस के साथ जाती करते वक्त इसकी वीडियो बनाई गई। ये वीडियो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसे देखकर जिस वक्त मेरे जज्बात हैं कि कितनी बेगैरती, कितनी बेशर्मी आ चुकी है कि हम वीडियो बना रहे होते हैं मासूम बच्चों के साथ गलत काम करते हुए। पता नहीं किस दिमाग के साथ बैठे हुए ये लोग, कहां से आ रहे हैं। ना ये मुसलमान है, ना ये इंसान है। हम बात करते हैं मुसलमान होने की, अगर आप गैर मुस्लिम की बात करें वहां भी ये नहीं होता होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। फिर भी सब खामोश है, फिर भी सब ये आवाज उठाते हैं जी। कुछ दिन की आवाज उठती है, फिर एक वाकया हो जाता है, फिर आवाज उठाते हैं, फिर कुछ दिन की आवाज होती है, फिर एक वाकया होता है। तो ये डर क्यों नहीं रहे? क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे मासूम बच्चों को हम इस वजह से बाल पोस के बड़ा करते हैं? मैं एक बच्चे का बाप हूं, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती होगी। अगर मेरे बच्चे की तरफ कोई आंख उठाए मेरा खून खोल जाएगा। तो बच्चा तो सबका भी बराबर है, इनका भी वही है, मेरा भी वही है, और बड़े से बड़े आदमी का वही है। आखिर ये हरकत करने के पीछे क्या मकसद था? इस चीज से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये सिर्फ जाती का केस नहीं बल्कि मामला कुछ और है।
ये लोग जीने के काबिल नहीं है। आप यकीन माने, खुदा की कसम, ये लोग जीने के काबिल नहीं है जो मासूम बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद फिर जी बड़े आराम से कपड़ा डाल के लेके जा रहे हैं। कोई खौफ नहीं है, कोई खतर नहीं है। यहाँ पर मरूम हारिस की फैमिली को पुलिस की तरफ से भी कुछ तहफ्फुज़ात हमारे सामने आए। जब बच्चा पुलिस कस्टडी पे चला गया था, कपड़े समेत, चादर समेत, हर चीज समेत, उसके बाद अब एक चादर गायब है और वो पुलिस हमें कह रही है कि वो चादर हमें ला के दो। तो हमारे पास तो वो चादर नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे को संभालते या कुछ ये अपने मामलात देखते, हम गम करते या हम इन मामलात को देखते। तो जब पुलिस उनको ले गई है तो चादर भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। हमारे पास कोई ना चादर है, वो हमसे मांगते, लेकिन हम उनको भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चादर नहीं पड़ी। हाँ, अब्बासी अस्पताल एडी सेंटर हम उनको लेकर गए थे तो वो लोग कह रहे हैं आप लोग वहाँ जाके चेक कर लें, पूछ लेना। हम गए भी, हमने फिर भी अपनी तरफ से मालूमात दिए, लेकिन हमें वो चादर नहीं मिली है। सबूत क्लियर है, क्लियर वीडियो मौजूद है। अब चादर का रोना रोना क्या है? ज़ाहिर है किसी के घर में वाकया हुआ होगा ना, वो चादरें नहीं संभालता, जिस पे गुजरती है ना वो जानता है, कोई चादरें संभालता नहीं, घूमता है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यही करता रहेगा कि चादर आप ढूंढ के लाए, पहले तो काम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो है वो सबूत ढूंढ रहा। अब आप इनके सर पे मत मारें कि जी जाए अब्बासी शहीद में चादर ढूंढे, वो अपना बच्चा खो चुके हैं भाई। बाप बताऊं कि जो पकड़ा गया वो उधर पकड़ा गया, ये नदी थी और बेशर्म इंसान जो है वो बच्चे को लाकर इधर फेंकने वाला था। उसके बाद पता नहीं कितने दिन तक बच्चे को ढूंढते रहते, हो सकता है नीचे चली जाती बच्चे की बॉडी, और यहाँ लाके वो बेशर्म अपनी हव्स पूरी करने के बाद कमजोर इंसान लाके इधर बच्चे को फेंकने वाला था। मैं भी जब इस इलाके में आ रहा था तो मुझे ऐसे बहुत सारे मासूम बच्चे नजर आए जो गलियों में घूम रहे होते हैं, और यहाँ के लोगों से भी कहना चाहूंगा खुदारा अपने बच्चों पे थोड़ी सी नजर रखें। जाहिर है बेचारे बच्चे हैं, ये मासूम मासूम बच्चे, मुझे अक्सर भी आ रहा था, मुझे बहुत सारे बच्चे नजर आए। ये हदीस में आता हुआ फरमाते, जब एक मर्द किसी के साथ ये अमल करता है, यानी मर्द हो या बच्चा हो, जान लीजिए कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है और फरिश्ते उसके किनारों को पकड़ते हैं और अल्लाह का गज़ब जलाल में आ जाता है। यहां तक कि वो सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर जाके अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है। तो याद रखिएगा, जब ये शख्स जिना करता है, यानी इस तरह का फेल करता है, तो यकीन जाने अल्लाह ताला की इस पर लानत होती है। और साथ साथ ये हदीस में आता है, मेरा आका फरमाता है, ईमान इसके अंदर से निकल जाता है। तो जो शख्स ये करता है उसके अंदर से ईमान निकल गया और दुनिया और आखिरत में सजावार होता है, अल्लाह का अजाब का मुस्तहिक होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम फैजुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। रबी, बहुत बड़ा केस आपने देखा और ऐसे माजी में भी बहुत से केस हो चुके हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। फैज भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो केस आपके पास आया जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही थी, कंप्लेनेंट भी आया, तो एक्चुअल आप लोगों को कहाँ से पता चलना शुरू हुआ? देखिए, इस केस के अंदर तो जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अप्रोच किया था FIA को, और वहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई और ये पता चला कि कुछ लोग जो मखसूस टाइप की वेबसाइट्स विजिट करते हैं और ख़ास ज़हनी सोच या तवज्जो रखते हैं, उनको ट्रैप किया जा रहा है। और इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल हुई वो ये थी कि लिंक दिया गया और लालच दी गई जो नौकरी की, जॉब की, और लिंक रखा गया और आपने क्लिक किया और आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, और वहां पे फिर इस तरह के लोग जो धोखा दे सकते हैं या उनके अंदर इस किस्म की कैपेसिटी है वो मौजूद थे, और उन्होंने फिर आगे उसको सोशल इंजीनियरिंग से उनको डिसीव करके और उनको फर्दर जो अब्यूज हुआ है वो बातों में और धोखे से हुआ है। आगे कोई ऐसी साइट्स हैं जिन पे इनको डाला जाता है जिससे इसकी मार्केट होती है? देखिए, पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इंटरनेशनल मार्केट है और ये इंटरनेशनल क्राइम है, और पीका के कानून के मुताबिक, जो हमारा कानून है पाकिस्तान का, इसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसकी डायरेक्ट FIR होती है और FIA इसकी FIRs करता है, और मल्टीपल नंबर ऑफ FIR सिर्फ कराची में भी हुई हैं। तो ये एक इसको हम सेफली ये भी कह सकते हैं कि ये $multi-million इंडस्ट्री है दुनिया की। अगर किसी के मोबाइल में ये फुटेज हो, चाहे कहीं से आया हो, और उसने आगे फॉरवर्ड किया, तो क्या वो क्राइम के जमरे में आता है? देखिए जी, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप कोई अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के क्लिप्स तो बेसिकली तो खामखा बगैर के रीजन के ना रखने चाहिए, ना देखने चाहिए, अखलाकी तरह भी बुरी चीज है।
लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज आप ट्रांसमिट करते हैं, किसी और को भेजते हैं, तो कानून यही समझेगा कि आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं, आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं और आप उसको सही समझ रहे हैं, इसलिए आप शेयर कर रहे हैं। वो ना सिर्फ क्लिप नहीं, लेकिन कोई पेज, कोई फोटो, कोई फोटोशॉप की भी चीज जो है उसको भी शेयर करना क्राइम के जुमरे में आता है। तो जब कंप्लेन आएगी हमारे पास तो हम आपसे जरूर पूछेंगे, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये आपने किस किस सोर्स से ली है और आपको बताना पड़ेगा। सर ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे या लड़कियां होंगी जो इसका शिकार हुई भी होंगी। देखिए जी, FIA साइबर क्राइम का ये रूटीन का क्राइम है और हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। अगर कंप्लेनेंट टाइमली हमारे पास आ जाता है और ये इतला सीक्रेटली हमें पहुंचा देता है तो हम 100% हमारी सक्सेस रेट है कि हम ना सिर्फ वो कंप्यूटर सीज कर लेते हैं, मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हैं, मोबाइल सीज कर लेते हैं, तो उसके बाद इसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ उस खौफ के पे डिपेंड करते हुए आपने उसको खुला हाथ दिया हुआ है मुलजिम को, तो वो फिर किसी वक्त भी ओपन कर सकता है। तो बेहतर यह है कि वो आप पे वार करें, आप FIA में रिपोर्ट करें और उसको अरेस्ट करवाएं। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर कब तक मासूम बच्चे इन भेड़ियों की दरिंदगी का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक? इस प्रोग्राम के जरिए दरखास्त करूंगा DIG वेस्ट से कि वो इस केस को साफ और शफाफ तरीके से हल कराएं। जो हारिस की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पुलिस की जानिब से उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर, अपने मासूम बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग कहां और किस भेस में घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।